आई लव यू। सलामत रहें, आप लोग हमारी असल स्ट्रेंथ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे तो यकीन करें, अब एक फैमिली की तरह आप लोगों का इंतज़ार होता है कि आप कमेंट्स में मुझे क्या कह रहे हैं। एक मुझे तजवीज़ आई थी कि मैं वीलॉग के आखिर में कुछ 4-5 सवालों के जवाब भी दूं, तो आज से आप मुझे सवाल भेजिए। मैं जो 5 सवाल होंगे जो मैं समझूंगा वे अच्छे सवाल हैं जिनके जवाब देने चाहिए, मैं उनके जवाब अपने वीलॉग में ज़रूर दिया करूँगा। देखिए, आज वैसे तो 2 हिस्सों में मेरी दुनिया तकसीम है। एक तरफ मेरा ईरान है जिसके लिए मेरा दिल धड़क रहा है, धड़क नहीं रहा बल्कि डूब रहा है, और मैं उनकी तकलीफ़ को तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरा इमरान है। ईरान और इमरान के दरमियान मेरी ज़िंदगी जो है वो पेंडुलम की तरह घूम रही है। आज 2 ही चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है पहले ईरान से शुरू करता हूँ, फिर मैं इमरान खान की तरफ आता हूँ कि इमरान खान एक दफ़ा फिर सच्चा हुआ, और ये गवाही अब बाहर से नहीं आई, को पीटीआई से नहीं आई, ये गवाही अदालतों से आई है। इस पे मैं बात करूँगा, लेकिन पहले ज़रा ईरान के ऊपर एक नज़र डालते हैं। कह ये रहे हैं कि ईरान का जो शहर है गिराश, उसमें आज 4.3 ताकत का ज़लज़ला आया है। अच्छा, ये शहर क्या है? ये शहर है जहाँ पे ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। अच्छा, जो लोग एटम की साइंस को समझते हैं, उनका ये दावा होता है कि जब कहीं पे भी एटमी धमाका हो तो उसकी चूँकि शिद्दत इतनी होती है कि उसके बाद उस इलाके में ज़लज़ला और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला एक शुरू हो जाता है। यहाँ से एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी शुरू हो रही है कि क्या ईरान ने एटमी धमाका तो नहीं कर दिया है, या उसने कोई टेस्ट तो नहीं किया, एटमी टेस्ट, जिसके बाद उसी शहर में जहाँ पे ये न्यूक्लियर प्लांट है ये ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बज़ाहिर ज़लज़ला ही है, 4.3 का है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि ये न्यूक्लियर प्लांट भी यहीं पे है और सिर्फ इसी शहर में आया है, तो हो सकता है कि ईरान ने तंग आमद भजंग आमद होने का चलो फिर एनजे तो फिर एनजे सही, क्योंकि आप मुसलसल एक ही बात करें, ईरान के पास जनाब एटमी क़ुव्वत, ईरान के पास, उन्हें कह लो फिर जे एनजे तो फिर एनजे से। ये एक हाइपोथेसिस मैं आपको पेश कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ईरान, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इंसान के अंदर से मरने का खौफ ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उसे दुनिया की किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा होता। आज जैसे 160-64 बच्चियों के जनाजे और कब्रें वहाँ खोदी गई और लोगों ने अपने बच्चों को दफनाया, जैसे आयतुल्ला साहब के पूरे ख़ानदान को शहीद किया गया, जैसे उनके पासदारा ने इनकलाब के लीडरों को शहीद किया, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब उनमें से ये खौफ ख़त्म होता जा रहा है, और ये खौफ कन्वर्ट हो रहा है खलीजी रियासतों में। कल सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा तुसी सानू कल्ला छड़ गए हो। आज सऊदी अरब जो है गैर महफूज है। जिस तरह रियाज में एम्बेसी में धमाका हुआ, उससे ऐसे लगता है कि सऊदी अरब भी गैर महफूज है। कतर में जिस तरह हुआ, यूएई में जिस तरह हुआ, उसके बाद खलीजी रियासतों में खौफ कन्वर्ट हो रहा है, और ईरान ने बड़ी कामयाबी से एक खौफ जो अमेरिकन इसराइली ईरान में मुंतकिल करना चाहते थे, उन्हें वो कन्वर्ट कर दिया है खलीजी रियासतों में। यही वजह है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के तर्जुमान को फ़ोन करना पड़ा और फ़ोन करके कहना पड़ा कि भाईजान आप सऊदी अरब को तो माफ़ कर दें। उन्होंने कहा रामको पे हमने नहीं हमला किया, वो खुद कहने में इसराइली एजेंटों ने किया है। कल कतर और सऊदी अरब में 2 इसराइली एजेंट भी पकड़े गए। फिर रूस ने तो वो सारा कुछ कच्चा छिठा खोल दिया ना। उसने सैटेलाइट से बताया कि रामको पे हमला ईरान ने किया ही नहीं है। तुझे ईरान तो थे पांडे, मकसद क्या है कि खलीजी रियासतों और ईरान को आमने सामने खड़ा किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान में तो रिजीम चेंज होनी कोई नहीं। वो एक आयतुल्ला मारेंगे, नया आयतुल्ला आ जाएगा, दूसरा मारेंगे, तीसरा आ जाएगा। उनमें तो एक सिस्टम ऐसा सेंट्रलाइज है कि चीज़ें खुद ही मूव करती रहती है। कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि जनाब अली मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे इंग्लैंड से तो उनके हाथ पे कबूतर बैठेगा। भाईजान ये उन्होंने वो जो रिजीम चेंज का ख्वाब था, मुझे ऐसा लगता है कि ये ख्वाब उनका तो पूरा नहीं होगा, लेकिन ये ईरान के ऊपर हमला जो है ना, बहुत सारी अरब जो रियासतें ना, उनका धड़म तख्ता कर देगा। कुछ ममालिक में तो अमेरिका के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए, खुद अमेरिका में भी खैर मुजाहरे शुरू हो गए। वो खाली एक
خلیجی ممالک کی کیا بات ہے. بہرحال پاکستان نے درخواست کی, انہوں نے کہا بھائی جان تہاڈی مہربانی ہے تسی سعودی عرب کو بخش دیں. تو اب وہ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ انہوں نے کہا جی جا تنو اسی کیتا معاف, کاکا کی یاد کریں گا, اور انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا جی اب ہم سعودی عرب پہ حملہ نہیں کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کوئی حملہ نہیں کیا. اسحاق ڈار صاحب نے آج قومی اسمبلی میں کہا, اچھا آج قومی اسمبلی میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا, بڑی گلا کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو بڑے ہیرو بنتے ہیں, محمد بن قاسم گھوڑے کو اوپر بھاگتے پھر رہے ہیں نا. اب آج نون لیگ نے وہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اعلان کیا جی ہم اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کر رہے ہیں. لو جی قومی اسمبلی ہے, اور بڑے اسحاق ڈار صاحب نے وہاں بڑی تقریر کی, ہم ایران کے ساتھ ہم نے یوں کر دیا. کل جناب صدر زرداری نے آج پی ٹی آئی نے کہا جی ہم اسرائیل کے خلاف جو ہے نا قرارداد پیش کر رہے ہیں. تمہیں پتہ کیا ہے, قرارداد پیش کرنے سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوڑ گئے, قومی اسمبلی سے ہی فرار ہو گئے جناب جی. ان کو ساڑی جان چھوڑو, یہ ان کا اصل چہرہ. آپ کہتے ہیں نا یہودی ایجنٹ کون ہے, آپ کو چہرے نظر نہیں آ رہے. اسرائیل کے خلاف قرارداد کیوں نہیں پیش ہو رہی قومی اسمبلی میں حکومت کی سطح پہ؟ اور اگر آج پی ٹی آئی نے پیش کرنے کی کوشش کی تو دوڑ کیوں لگا دی آپ لوگوں نے؟ یہ ہیں آپ کے اصل چہرے. ہم ایجنٹ کہاں تلاش کرتے پھر, چھوڑ دیں بس. میں پاکستان میں بیٹھ کے جتنا کچھ کہہ رہا ہوں, جو کہہ لیتا ہوں نا, میں نے لوگ کے سارے کہہ رہے ہیں ہاتھ تولا کرو ہاتھ تولا کرو. بھائی اب میں کیا کروں مجھے بتائیں. اگر میں سچ نہیں بولوں گا تو میں پھر وی لاگ کرنا چھوڑ دوں گا. میں یا پھر جو میں سمجھتا ہوں سچ میں وہ بولوں گا. سچ کے لیے آپ کو کسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو لندن کے میئر ہیں صادق خان صاحب, انہیں میرا سلام ہے. اس بندے نے جو لندن کا وہ ہے, سمجھ لیں کہ اس ٹائم ترجمان ہے کیونکہ میئر ہے وہ, انہوں نے جناب کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کون ہے تو نون لیگ کون ہے تو پیپلز پارٹی کون ہے. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کا کس سے لڑائی ہے کس سے نہیں. مجھے یہ پتا کہ عمران خان دنیا کا لیجنڈ ہے, دنیا کا عظیم ترین آدمی ہے. اس کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس کو صحت کے حوالے سے جو تھریٹس ہیں ان کے اوپر پوری طرح وہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس کو اس کی صحت کے لیے وہ بہترین ڈاکٹر ملنے چاہیے, اسے ہاسپٹل منتقل کیا جانا چاہیے. اسے کہتے ہیں کہ سچ جو ہے نا, جو جہاں پہ بھی ہو, لندن ہو, وہ کہیں پہ بھی ہو, سچ بول جاتا ہے. میں صادق خان صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی لگی لپٹے بغیر کہ جی میں وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا, انہیں جو سچ تھا انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آ جائیں پاکستان کی طرف جناب, بڑی امپورٹنٹ. ویسے تو ایک خبر میں آپ کو اور بھی شیئر کر دوں, دیکھیں نا چہرے کیسے بے نقاب ہوتے ہیں. وہ شیر افضل مروت جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ایم این اے, آج اس نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. اس کے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب علیمہ خانم کے خلاف وہ بول رہا تھا تبھی پتہ چل رہا تھا کہ اس کا جو اسٹیشن ہے وہ کون سا, ڈاک خانہ کون سا ہے. اور ڈاک خانہ کھل گیا, پیش ہو گیا ظہور شہباز شریف صاحب کے, اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب دیکھ لو, ہم نے تو آپ کے لیے, ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے, تم کہتے ہو کہ ایسے پیار کو بھول جاؤ. بھجن کے ساتھ بھول جائیے. میں بھول بھی جاتے, پی ٹی آئی والے نیچے بولنے لگے, پی ٹی آئی والے نے نیچے بولنا. اور وہ آج شیر افضل مروت صاحب کو بہت مبارک ہو جناب, آپ کی ملاقات ہو گئی, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آج روزے میں گرمی کے اندر عمران خان کی بہنیں پھر اڈیالہ کے باہر موجود تھیں, اور ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے یہ آپ سب کو اندازہ ہی ہے کہ کتنے لوگ تھے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو جنہوں نے روزہ رکھا اس عمر میں. آپ پاکستان میں گرمی آ گئی ہے, آپ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہو پتہ نہیں شاید کہ پاکستان میں مارچ فروری چل رہے تھے بھجن, جون جولائی شروع ہو گئے ہیں, پسینے آندے نے, تریلیاں پہندیاں نے. اور ایسے میں وہ اپنے بھائی کے لیے اب کو وہاں کھڑی ہوئی تھی, اور جناب علی انہوں نے اپنا پورا پیرا دیا. نعیم پنجوتھا بھی وہیں تھے, سلمان اکرم راجہ بھی تھے. لیکن جو عالیہ حمزہ نے اعلان کیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر ہر روز جو ہے احتجاج ہوگا, عید تک یہ رہے گا. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ وہاں پہ دھرنا دیں گے, کیمپ دیں گے, تو انہوں نے کہا جی اسی طرح کی کوئی سچویشن ہوگی. میں سوال کرتا رہتا ہوں لیکن پی ٹی آئی والے ویسے جواب نہیں دیتے, بڑے تکبر کے مارے ہوئے لوگ ہیں. میں نے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوال بھیجے, انہوں نے جواب نہیں دیا. آئی ایم سوری, میں تو نہ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کا غلام, نہ میں پی ٹی آئی کا لے کے کھاتا ہوں. میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ, فلسفے کے ساتھ کھڑا ہوں. ورنہ یہ جو باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب وہی ہیں, بروٹس ہیں, جو سمجھ لے کہ دودھ پینے والے مجنو ہیں, یہ خون دینے والے مجنو نہیں ہیں. اور یہ عمران خان کو کبھی بھی نہیں چاہتے رہا ہو.
जो दरख्वास्त आज समाअत हुई डिवीजनल बेंच में जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सोमरू साहब की अदालत में, तवक्को तो ये थी, रात मैंने भी जैसे आपको इस तरफ इशारा किया था कि मुझे तवक्को ये थी कि आज कोई बड़ा ऐलान सामने आएगा, लेकिन डिवीजनल बेंच ने तारीख जो है वो 10 मार्च तक कर दी। अब इमरान खान के जो वकील थे वो इस्तदा करते रहे, जनाब इमरान खान बीमार है, अब उसको फौरी तौर पे दादरसी की ज़रूरत है, आप ऐसा करें कल कर ले समाअत। हमारी इस दरख्वास्त की, इमरान की सेहत के हवाले से जो दरख्वास्त है इसकी समाअत कल कर लें, परसों कर लें, लेकिन मौजूद अदालत ने कहा कि नहीं जी 10 मार्च को ही समाअत होगी। और खैर उन्होंने इसमें एक पॉजिटिव पहलू तो यह कि हुकूमत को भी नोटिस जारी हो गए कि पेश हों जनाब और बताएं, क्योंकि अदालतों से लाख गिले शिकवे हों और एडिशनल सेशन जज फैसल अफजल मजूका साहब से भी आपको लाख गिले शिकवे हों, उन्होंने जो है श्री मज़ारी की साहबजादी को जो ईमान को जेल भेज दिया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले तो 6 केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत ली, ये बहुत बड़ा काम था। वैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर उनकी इमरान खान की ज़मानतें होती भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इमरान खान पर 250 मुकदमात है, 249 में अगर उनकी ज़मानत हो जाए और एक में वो जेल में रहे तो फ़ायदा तो गलती होते ही है, रखना तो उन्हें जेल में ही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को तमाम केसों में ज़मानत मिल भी गई तो कोई नया केस उनके ऊपर बनेगा और उनको जेल रखेंगे, वो जेल में ही। जो फैसला साज हैं वो ये कहते हैं कि हमने रखना जेल में है, लेकिन कब तक रख सकते हैं, कौन किसी को बांध सका। सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी ने उड़ जाना है, उड़ेगा बाहर नहीं जाएगा, रहेगा इत्थे ही। इमरान खान ने मुल्क नहीं छोड़ना, इमरान खान ने जो तारीख लिख दी वो अपनी जगह, लेकिन अफजल मजूका साहब ने जो 6 ज़मानतें ली उसके तफसीली फ़ैसला है, उसमें उन्होंने इस्तगासा हुकूमत को उड़ा के रख दिया। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जितने झूठ थे ना उन सब को उड़ा के रख दिया है और इमरान खान एक बार फिर सच्चा साबित हो गया और इस बार पाकिस्तान की अदालतों ने उसकी सच्चाई को माना है। अफजल मजूका साहब ने कहा कि ये जो तुमने तोशा खाना में जाली रसीदें लगाई हुई हैं, तो तुमने इसे साबित तो तुमने करना है कि ये जाली रसीदें, करते क्यों नहीं हो? झूठ बोलते हो, अदालत से झूठ बोलते हो। फिर उन्होंने कहा ये जो आपने 9 मई में इमरान खान पे एहतिजाज, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, पता नहीं क्या क्या उस पर आपने इल्ज़ामात लगाए हुए 9 मई में, उन्होंने कहा इमरान खान की तो मौजूदगी साबित नहीं होती। झूठे हो, इमरान खान की तो इसमें कहीं पे भी मौजूदगी साबित नहीं हो रही, तो तुम कैसे कह रहे हो जी इमरान खान ने एहतिजाज किया, तो इमरान खान ने जनाब अली लोगों पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया। मजूका साहब आपके इन फैसलों से अभी फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके फ़ैसले तारीख़ का हिस्सा बन गए। आपके 100 जो है ना चीज़ें, मैं कहने लगा 100 गुना माफ़ भाईजान, मैं नहीं कह सकता, मैं मजूका साहब की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मजूका साहब आपने इस अंधेरे के अंदर एक रोशनी का चिराग जलाया। आगे जाके इमरान खान के केसेस में आपकी ऑब्ज़र्वेशन, आपके जो ये तफसीली फ़ैसला है, ये ज़रूर इस काम आएगा, क्योंकि एक आप जज हैं और एक मुस्तनद जज हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपकी इस बात को कोई वो कर सकता है। अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर, ये पंजाब में, वैसे तो मरियम साहिबा से कल किसी सहाफ़ी ने बड़ी हिम्मत करके बड़े बाअदब अंदाज में और बड़े डरते डरते बड़े, उससे मेरा रोज़ा भी खोला ना, ज़रा गला खुश्क हो रहा, माफ़ कीजिएगा, मैं पानी पी रहा हूँ। डरते डरते कहा कि जी बसंत तो अच्छी मनाई आपने, लेकिन मैडम वो आपने तैयारा ले लिया, तो अब जब तवक्को तो मुझे ये थी कि मैडम जवाब देंगी। मैडम ने बड़ी लाफानी मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम ठीक हो? मैनू पता नहीं वो साफ़ी हूँ ठीक है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल कर दिया। मैं तहकीकात कर रहा हूँ कोई साफ़ी कौन सा था। कहा आज पता चल जाएगा। मैंने ज़रा घोड़े दौड़ाएँ कि ज़रा मुझे पता करें। जो ये है ना, ये फ़राक गोकी ने ये कर लिया था और बुज़दार ने ये कर दिया था और वो लूट लिया था और ये वो, और पंजाब में कोई नहीं। अभी थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, ऐसी ऐसी करप्शन की कहानियाँ सामने आएंगी कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये रोज़नामा पाकिस्तान में एक ख़बर है, कहते हैं सगिया